है। सावधि जमा मतलब ये कि मैंने मान लीजिए 40,000 हो गया, मेरा मूड बना ना कि मेरा 40,000 रुपया हो गया है 8 माह में, अब ऐसे जो है मैं इसको क्या करूँगा 40,000 लेकर के इसको जमा कर देता हूँ 5 साल के लिए। ठीक है, मैं बाइक नहीं लूँगा, साइकिल से ही चलूँगा, मैंने मेरा मूड बना। ठीक है, तो अब 40,000 हमने क्या किया, जो आवर्ती खाता से निकाल करके मान लीजिए सावधि खाता एक खुलवाया और उसमें लेके जाके जमा कर दिया 5 साल के लिए, तो 5 साल से पहले नहीं निकलेगा वो। अब 5 साल में मेरा ब्याज भी वो सबसे ज़्यादा ब्याज इसी को मिलेगा। तो मान लीजिए 40,000 को बोल दे कि भाई 5 साल अगर दोगे 40,000, 40,000 का 80,000 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से निकाल करके यहाँ हमने रख दिया। तो अब मेरे 5 साल में वो 80,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता है, ये 4 प्रकार के हैं। इसको क्या बोलते हैं, मांग जमा। ये टाइम लायबिलिटी क्यों होता है कि समय, ये समय की सब ये समय का पूरा खेला है, जो टाइम लिखा हुआ है ये समय का ही खेला है। इसमें भी समय चाहिए, 8 माह का समय ले रहा है, इसमें 5 साल का समय ले रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या बोल रहे हैं, ये समय की मांग की है, इसलिए टाइम लायबिलिटी बोला गया है, इसको समय अवधि बोला गया है। ठीक है, इसमें मांग क्यों है, तो हम लोग डेली की जो मांग, जो हमारी जरूरतें हैं उनकी पूर्ति के लिए जो पैसा रहता है वो हम लोग अपने अकाउंट में रखते हैं, इसलिए इसको मांग जमा बोलते हैं। ठीक है, ये रहा मांग जमा और टाइम लायबिलिटी। ठीक है, ये सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, आवर्ती हो गया है, सावधि हो गया है, ये 4 प्रकार के खाते होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि आरबीआई कैसे जो है साख नियंत्रण करती है। ठीक है, अच्छा, इसके पहले हम लोग देखेंगे कि इसको और स्पष्ट करने के लिए हम लोग पहले देखेंगे इन्फ्लेशन क्या चीज है। ठीक है, तो अब मुद्रा संकुचन क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, तो ये जानेंगे तब स्पष्ट होगा कि साख नियंत्रण है क्या चीज। ठीक है, चलिए। पहले हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि रिकरिंग अकाउंट अकाउंट क्या है। ये तो हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लेशन क्या है, मुद्रास्फीति क्या चीज है। मुद्रास्फीति को हम लोग कैसे समझेंगे, तो जैसे आप ये समझिए कि इसका अगर परिभाषा लिखना हो तो ऐसी इस प्रकार आप समझेंगे, समझाना हो तो लिखना तो किताब में लिखा ही हुआ है, आप लोग उधर देख लीजिएगा। ये समझाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, कि मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति मतलब एक दो चीज को बढ़िया समझिए कि बाजार में जो भी है, इकोनॉमिक्स में दो ही चीज समझिए। दो चीज क्या है, एक वस्तु का उत्पादन है, एक मुद्रा का उत्पादन है। ये चीज अगर कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में रहेगा तो खूब स्पष्ट समझ में आएगा। क्या चीज, दो चीज। एक पहले पहली बात तो एक समझिएगा, दो चीज। पहले कि जो वस्तु का उत्पादन है, ठीक है, वस्तु का जो उत्पादन है, उत्पादन, और दूसरा क्या चीज है, मुद्रा का निर्गमन, मुद्रा का निर्गमन। ठीक, ये दो चीजें हम लोग बढ़िया समझेंगे तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, एकदम। पहले वस्तु का उत्पादन और मुद्रा का उत्पादन, इनके बैलेंस में रहना चाहिए। इनका जो बैलेंस है, अगर ये अगर 10 यूनिट उत्पादन हुआ तो 10 रुपया होना चाहिए, इसको बोलते हैं साम्य स्थिति। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये 10 उत्पादन हुआ, ये 8 रहा, तो आप बताइए घट गया कि नहीं घट गया, एक यूनिट के लिए 80 पैसा आ गया कि नहीं आ गया। तो अब इसको बोलते हैं मुद्रा संकुचन। अब तो मुद्रा का जो है, मुद्रा कम, अब यूनिट 10 है, अब मुद्रा पहुंच रहा है 8, इसको मुद्रा संकुचन बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, ये 10 यूनिट था, यहाँ पहुंच गया 12, अब क्या हो गया, अब 2 रुपए ज्यादा हो गया, 2 रुपए ज्यादा हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो है उत्पादन तो 10 यूनिट का हुआ है, मान लीजिए 10 प्याज हुआ है, 10 प्याज के लिए, और बाजार में जो बाजार है उसमें 12 रुपए छोड़ दिया गया है। अब क्या करेंगे, अब इसका जो ये तो लिमिट में है, ये ज्यादा है। अब जब ज्यादा है तो ज्यादा रहेगा तो मांग भी ज्यादा बढ़ेगा।
जब ज्यादा पैसा रहेगा लोग मांग भी ज्यादा करेंगे। आप क्या करेंगे, 12 लोगों के पास है और 10 प्याज है, 12 लोगों के पास है, मान लीजिए 1-1 रुपया। अब क्या, और 10 को ही आएगा, तो अब क्या बोलेंगे, भाई देखो जो हमसे 1 रुपया ज्यादा देगा उसी को देंगे। तो अब कोई दो उसमें रहेगा जो नहीं पाएगा, दो ऐसे लोग रहेंगे कोई नहीं मिलेगा। इसी को बोलते हैं, तब यहाँ मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा होगी। ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 10 है, 8 है। अब इसमें से कोई ऐसा रहेगा, इसमें से कि ये मुद्रा कम है, प्याज ज्यादा है, मुद्रा कम है, तो अब ये इन लोगों को यहाँ पे घाटा हो जाएगा, यहाँ इनको प्रॉफिट हो, इस स्थिति में रहेगा। ये चीज हम लोग कॉन्सेप्ट इसको समझ के चलेंगे, इनका बैलेंस रहेगा तभी कोई होगा काम। तो अब ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में, अब हम लोग बताएंगे मुद्रास्फीति क्या चीज है। मुद्रास्फीति क्या होता है कि जब वस्तु, बाजार में जो भी वस्तुएं होती हैं उनका उत्पादन लिमिट में हो और पैसे ज्यादा मार्केट में छोड़ा गया है, तब वहां क्या स्थिति हो जाएगा, लोगों के पास जब पैसा ज्यादा रहेगा, मांग ज्यादा करेंगे और वस्तु कम है, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक जो है वहां मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाएगी। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल में हम लोग कैसे करेंगे, मान लीजिए कि एक 50, मान लीजिए 50 प्याज था, 50 बांसुरी है मान लीजिए। ठीक है, 50 बांसुरी थी। अब क्या हुआ, 50 बांसुरी थी, तो 50 में मान लीजिए इसका ये 3 रुपए का आप समझ लीजिए, 1 रुपए का समझिए, 1 रुपया मान लीजिए, चलिए बाजार में था जब स्थिति थी 50 पे छोड़ा गया था, तो 1 रुपए का एक बांसुरी आ रहा था। ठीक है, 1 रुपए का एक बांसुरी थी। अब क्या हुआ, अब मान लीजिए मार्केट में 50 बांसुरी का फिर दूसरे वर्ष भी 50वीं बांसुरी आया उत्पादन में। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो है मुद्रा का निर्गमन, जो सस्ता सस्ता कर दिए, वो रेट, बैंक जो ब्याज रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो सस्ता कर दिया गया। लोगों ने बैंक जाकर के पैसा ले लिए ज्यादा। ठीक है, तो मार्केट में पैसा ज्यादा आ गया, मान लीजिए, तो उस समय बाजार में 100 रुपए आ गया। अब क्या करेंगे, बांसुरी का उत्पादन 85 हुआ, इस वर्ष जो है 100 रुपया छोड़ा गया था मार्केट से। अब क्या होगा, अभी टोटल जो है, अब यहाँ पे जो साम्य स्थिति बनेगी, सबको चाहिए बांसुरी। अब 50 बांसुरी और 100 रुपया है, तो यहाँ साम्य स्थिति बनेगी, 2 रुपए का एक बांसुरी, 2 रुपए का एक बांसुरी आएगा। और यहाँ क्या था, 1 रुपए का एक बांसुरी था। इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति सदैव मान लीजिए, ये तो बढ़ावा देता है उद्योगों, उद्योग को बढ़ावा देगी, भाई उद्योग जगत में अगर बचत होगा तो उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा, बचत नहीं रहेगा उत्पादन नहीं होगा, ये तो बात सही है। मगर भार किस पे जाएगा, ग्राहक पे जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें ये स्थिति क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति की स्थिति। अब मार्केट में क्या है, मुद्रास्फीति की स्थिति है। अच्छा, मान लीजिए 50 50 ये घट करके बांसुरी, मान लीजिए बांसुरी घट के मान लीजिए 30 हो गया, नेक्स्ट ईयर 30 बांसुरी हो गया। ठीक है, अब हुआ क्या है, इसमें उत्पादन भी घट गया और पैसे भी घट गया, मान लीजिए यहाँ आ गया 10 रुपया। ठीक, 10 रुपया। अब यहाँ स्थिति क्या हो गया, अब ये देखेंगे तो 1 रुपए का 3 बांसुरी। अब पैसा भी कम छोड़ा गया, उत्पादन 30 हुआ है, तो उत्पादन घटा, घट के मतलब 30 हो गया, और मुद्रा के छोड़ा जो मार्केट में गया वो मान लीजिए साख नियंत्रण ज्यादा हो गया, तो अब वो 10 रुपया छोड़ा गया मार्केट में। अब क्या होगा, अब जो है 1 रुपए का 3 बांसुरी आएगा। अब जब 1 रुपए का 3 बांसुरी आएगा, तो कोई भी उत्पादन करता हुआ वो उत्पादन घाटे में नहीं करेगा। इसको बोलते हैं मुद्रा संकुचन की स्थिति या मुद्रा स्फीति की स्थिति। ठीक है, तो ये मुद्रा स्फीति की स्थिति हम लोग देखा। इसमें मुद्रा स्फीति की स्थिति है कि 50 बांसुरी है, 100 रुपया है। अब यहाँ 30 बांसुरी है, 10 रुपया है। ठीक है, ये है, ये बांसुरी है मान लीजिए। ठीक है, ये बांसुरी है। तो अभी हम लोगों ने ये समझा कि मुद्रास्फीति क्या चीज होता है, मुद्रा और मुद्रास्फीति क्या चीज होता है। ठीक है, ये समझ में आया। उत्पादन उत्पादन में वस्तु को हम लोग देखते हैं और मुद्रा का देखते हैं, ये दोनों का ही दोनों का कंपेरिजन के हिसाब से चलता है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि जो मुद्रास्फीति होता है, मुद्रास्फीति मार्केट में हो गया है, आरबीआई कैसे नियंत्रण करेगी। अब मुद्रा अस्फीति की स्थिति है, तब
आरबीआई क्या रूल अपनाती है, ठीक है? ये हम लोग अब अभी समझेंगे आगे से, ठीक है? आरबीआई का साख नियंत्रण, ठीक है? आरबीआई का साख नियंत्रण का कार्य, ठीक है? साख नियंत्रण। तो साख नियंत्रण कैसे करती है आरबीआई? तो साख नियंत्रण का काम, अब हम लोग देखें जो 1991 में हम लोग जो आया था, एलपीजी आया था, ठीक है? तो एलपीजी से जो पहले था हम लोग बैंक रेट चलता था, बैंक रेट उसको बोलते हैं, बैंक रेट। पहला क्या है हम लोग देखेंगे, बैंक रेट क्या है? बैंक रेट, ये बैंक रेट क्या है? बैंक रेट वो चीज है 1991 से पहले, जब कमर्शियल बैंक दीर्घकालिक ऋण लेने के लिए अपेक्स बॉडी, जो अपेक्स बॉडी ने बताया है कि आईडीबी हो गया, सिडबी हो गया, एनएसबी हो गया, एग्जिम बैंक हो गया, नाबार्ड हो गया, मुद्रा बैंक हो गया, ये सब जो बैंक हैं, तो ये शीर्ष संस्था है आरबीआई की। अब जो शीर्ष संस्था आरबीआई वाली है, वो कमर्शियल बैंक को ऋण देगी। तो कमर्शियल बैंक जो ऋण देगी, तो वो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, मतलब वो जो होगा रेट क्या होगा, उसको बैंक रेट बोलते हैं। बैंक रेट पे देता है। तो बैंक, जब कमर्शियल बैंक जब पैसा मांगने के लिए शीर्षस्थ बैंक से जाएगी मांगने के लिए, तो बैंक रेट पे ही बात करेगी कि भाई किस क्या बैंक रेट है। मान लीजिए 4% है, बैंक रेट क्या है, 4%। मान लीजिए ये इनको मान दे, या 3% मान लीजिए, 3% पे है। अब ये लोग क्या करें कि मान लीजिए कमर्शियल बैंक ये है, अब ये लोगों को 6% ब्याज, 3% प्रॉफिट देंगे। ये अपेक्स बड मान लीजिए, ये यहाँ पे मान लीजिए, किसको, सिडबी को मान लीजिए, सिडबी है, एक उद्योगपति गया, तो सिडबी बैंक इसको इसको जो है वो वित्त करेगी, ये इसको वित्त करेगी, इसको बोलते हैं फाइनेंस किया, ठीक है? फाइनेंस, इस ये रीफाइनेंस है, ये रिचार्ज करेगा, रीफाइनेंस, जिसे फाइनेंस है रीफाइनेंस, ठीक है? यहाँ री लगा देंगे, इससे चार्ज हुआ, रिचार्ज हुआ, मोबाइल करेंगे, जिससे मोबाइल का चार्ज होता है, फिर पावर हाउस से जो बिजली दिया जाता है उसको रिचार्ज मानिए, तो ऐसे ही समझिए, ये अपेक्स बॉडी है, शीर्ष संस्था है, इसके पास पैसा खत्म हो जाएगा तो यही देगी, ठीक है? ये अंतिम अंतिम और अंतिम जो देने वाली बैंक है, ठीक है? इसको अपेक्स बॉडी बोलते हैं। सीट भी दिया बैंक का, बैंक रेट पे देगी, ये कमर्शियल बैंक को देगी, तो रेट क्या रहेगा, बैंक रेट उसको बोलते हैं। ये दीर्घकालिक ऋण लिया जाता है इसको, ये समय, ये भी समय का ही पूरा फेरा है। समय आप ध्यान रखेंगे तब समझ में आएगा कि ये बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, ओमो क्या है, ये सब समझ तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है? तो ये देखिएगा, तो बैंक रेट क्या चीज है? बैंक रेट वो दर है जो दीर्घकालिक लोन जो है कमर्शियल बैंक अपेक्स बॉडी से मांगने जाते हैं, उसको दीर्घकालिक लोन कहते हैं। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखिएगा, प्रतिभूति की लेन देन नहीं होता है। अब प्रतिभूति क्या चीज है? तो प्रतिभूति के नाम जैसे लेंगे, जो ट्रेजरी बिल है उसको प्रतिभूति बोलते हैं, वो सेंट्रल बैंक का है। और स्टेट बैंक क्या है, उसको एसडीएल बोलते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन बोलते हैं इसको, उसको वो हो गया। और अगर नागरिक रूप में देखें तो एनएससी है। एनएससी क्या है? जो नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होता है, जो है पेपर होता है, नेशनल सेविंग बचत पत्र नहीं होता जिसको बचत पत्र बोलते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो राष्ट्रीय जो बचत पत्र होता है, तो उसमें वो चीज उसको जिससे बोलते हैं, समझ लीजिए, ठीक है? वैसे समझिएगा उसको। तो अब क्या हो गया, ये बैंक रेट है। तो बैंक रेट जैसे सिडबी से बैंक रेट पे लिया 3% कमर्शियल बैंक, अब ये क्या करेंगे, ये लोग नागरिकों को देगी, जो उद्योगपति है उसको देगी, उद्योगपति जो भी हो रहेंगे, उद्योगपति मान लीजिए ये है। अब ये उद्योगपति 6% से कमर्शियल बैंक से लोन लेगा, कमर्शियल बैंक में 3% से बैंक रेट की दर पे सिडबी से लिया, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट ऑन जो वो पूंजी पे लिया गया है कमर्शियल बैंक से, उससे इंटरेस्ट रेट बोलते हैं इसको, ब्याज दर बोलते हैं, ये बैंक रेट बोलेंगे।
नाम अलग-अलग है और सेम प्रोसेस वही है। उधार पे जो बैंक रेट लगेगा उसको बैंक रेट बोलेंगे। इसको इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, ठीक है? जब ये उद्योगपति लेगा कमर्शियल बैंक से, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या हो गया? तो बैंक रेट है, ये दीर्घकालिक अवधि के लिए है। अच्छा, अब 1991 जब एलपीजी के बाद से जो आया, तो अब क्या हो गया है, इसमें प्रतिभूति की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए कमर्शियल बैंक ने क्या किया हमको कि 5 करोड़ चाहिए, मान लीजिए सिडबी से मांगने गया, सिडबी दे देगी दीर्घकालिक बैंक रेट पे बिना किसी सिक्योरिटी के। अब बल्कि इसको इसको सिक्योरिटी देना पड़ेगा भाई। 5 लाख की, मान लीजिए 5 लाख लेना है, तो 5 लाख की प्रॉपर्टी दिखाना पड़ेगा, तब सीबी देगी, नहीं तो अदरवाइज देगी नहीं उद्योगपति को। अब कमर्शियल बैंक है, कोई सिक्योरिटी पेपर नहीं है, दे देगी, ले जाओ दीर्घकालिक के लिए ऋण। ये ध्यान रखिएगा। अब क्या हो गया, ये बैंक रेट है, ठीक, इसके लिए इसको बैंक रेट बोलते हैं। एक है रेपो रेट है, दूसरा है रेपो रेट। रेपो रेट इसका है रीपर्चेजिंग ऑप्शन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है रीपर्चेजिंग ऑप्शन। तो रेपो रेट में क्या होगा, रेपो रेट में ध्यान रखिएगा, ये अल्पकालिक ऋण है, समय का ही पूरा खेल है। ये दीर्घकालिक ऋण है, इसको बैंक रेट बोलते हैं, इसलिए ये अल्पकालिक, इसलिए इसको रेपो रेट बोलते हैं। काम वही है, 3% मान लीजिए, इसका थोड़ा चार्ज बढ़ सकता है, घट बढ़ सकता है, ठीक, इसकी अपेक्षा, ठीक है, क्योंकि ये कम समय के लेंगे तो कम समय में ज्यादा लोन इंटरेस्ट रेट लेती है। रेपो रेट का रेट ज्यादा रहता है अल्पकालिक इससे, ठीक है, क्योंकि गर्ज ज्यादा है तो ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो रेपो रेट हो गया, इसको बोलते हैं। तो इस रेट पे कमर्शियल बैंक लेती है 24 घंटे के लिए, मान लीजिए, इसमें शर्त भी रहता है, ठीक है, अल्पावधि ऋण है ये। तीसरा क्या है, तीसरा आप देखेंगे तो एनएसएफ है, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज है, ठीक है, ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है। एमएसएफ है, ये नाइट ओवर नाइट के लिए, एक नाइट के लिए 12 घंटे के लिए मान लीजिए दिया जाता है। तो इसमें इंटरेस्ट और ज्यादा रहेगा इससे अपेक्षाकृत, ठीक है, इसमें कंडीशन रहेगा, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का हो गया। ये सब समय की देन है, मान लीजिए 24 घंटे का, तो ये 12 घंटा का रहेगा, ये इससे ज्यादा रहेगा, तो ऐसे समझ लिए, इसलिए इसका नाम अलग अलग दिया गया है। अगर एमएसएफ बोल देंगे, मार्जिनल फैसिलिटी, तो मान जाएंगे भाई कम अवधि का लोन चाहिए, सबसे कम। रेपो रेट बोलेंगे मतलब इससे ज्यादा, एमएसएफ जो है उससे ज्यादा, जो मतलब अवधि है। रेपो रेट से ज्यादा अवधि बैंक रेट का है, ठीक है, तो ये अवधि का नाम है, ठीक है। अब ऐसे समझ लिए, ऐसे एक ओ एम ओ है, इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, खुली बाजार की जो प्रक्रियाएं ये है, तो इसमें भी दीर्घकालिक ऋण लिया जाता है, ठीक है, इसमें ये दोनों में रहता है। एक आप जो है दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, ये दोनों प्रोसेस चलता है इसमें, ठीक है, लोन दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, ओमो में। तो अभी कितना हो गया, बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, एमएसएफ हो गया, ओमो हो गया, ठीक है। ये 4 प्रकार से कॉमर्स, ये इंटरेस्ट रेट का नाम है। इन जो बैंक रेट है, तो इसमें वाले 3 ही परसेंटेज है, इसमें ज्यादा हो सकता है, इससे ज्यादा ये भी हो सकता है, ये तुम्हारा 3 ही परसेंट हो सकता है। तो ये जो है, ये रेट के नाम है, ठीक। ये उसके बाद जो मुद्रास्फीति और स्फीति होता है, इसमें दोनों दोनों चलता है। इसमें इस जो ये प्रोसेस है, इसके प्रोसेस में मुद्रा संकुचन से मुद्रास्फीति दोनों समय ये का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें भी दीर्घकालिक ऋण होता है इसमें। तो ये रहा आपका बैंक, जो सिडबी है कमर्शियल बैंक को इस रेट पे देती है। अब हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए कि एक और होता है, आप देखो रेपो रेट, जो मैंने बताया रेपो रेट का यूज कब होता है, तो रेपो रेट का यूज कब होगा, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे, तब एक एलएफ है, जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट जो फैसिलिटी है, जब उसकी जरूरत होगी तब इसका यूज होता है। तो इसको एक बार हम मिटा के फिर से हम लोग देखेंगे। तो हमने जो बैंक रेट बोला, बैंक रेट कमर्शियल बैंक, जब कमर्शियल बैंक और अब जो अपेक्स बॉडी है, इसके बीच में दीर्घकालिक ऋण लिया जाता है, तो बैंक रेट का यूज होता है, और ओ ओपन मार्केट ऑपरेशन का यूज होता है, ठीक है, ओ का यूज होता है। और अल्पावधि के लिए होता है, तो वो रेपो रेट होता है, और सबसे कम अवधि का एमएसएफ है, जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, उसको बोलते हैं, ठीक है।
अच्छा, रेपो रेट की जरूरत कब पड़ती है? तो जो एलपीजी की जब संकल्पना आई तो उसमें ये होने लगा कि जो बैंक है, बैंक का एक मानक होना चाहिए कि मतलब कि इसे मान लीजिए 100 करोड़ है, मान लीजिए। तो 100 यहाँ पे मान लीजिए 200 करोड़ रुपए का, मान लीजिए 200 करोड़ रुपए का जो कमर्शियल बैंक होगा, उसके पास 200 करोड़ एनी टाइम बना रहना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होता है, तो अगर मान लीजिए इससे ज्यादा हो गया, ज्यादा हुआ, तो कई लोग इसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। 200 करोड़ से मान लीजिए 202 करोड़ रुपए हो गया, ये 202 करोड़ रुपए हो गया, ठीक है। तो 202 करोड़ रुपए जैसे हुआ इसका, ये रेट पे आया, ये मानक है, ये मानक है, ठीक है, इसको मानक हम मान लेते हैं। मानक का मतलब हो गया कि इतना होना ही चाहिए बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास 200 करोड़ रुपए मान लीजिए होना ही चाहिए। एक मोटी बात हम लोग एग्जाम्पल के रूप में रखते हैं, तब ये जो रिवर्स रेपो रेट है, रेपो रेट तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, जो ये लाइन है इसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, बोलते हैं एलएफ, बोलते हैं इसको, एल ए एफ, ठीक, इसको बोलते हैं एलएफ लाइन, एलएफ लाइन भी कह सकते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो मान लीजिए जो एलएफ है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट जो फैसिलिटी है, वो 200 करोड़ रुपए का है, ठीक। अब हम लोगों ने क्या किया, बैंक ने क्या, कमर्शियल जो बैंक है, इससे अगर ज्यादा लोन हुआ, कैसे लोन हो जाएगा ज्यादा? मान लीजिए हमने जो अभी बताया है, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड जो अकाउंट था, उसको अगर ग्रास में करेंगे, उसको बोलते हैं नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, इसको एनडीटीएल बोलते हैं, एनडीटीएल, एनडीटीएल। इसको बैंक कुल जो चारों खातों का जो जमा है, नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी, जितनी भी आएंगे उसको एनडीटीएल बोलते हैं। मान लीजिए एनडीटीएल के माध्यम से इसको 200 करोड़ रुपए मिल गया, 2 करोड़ मिल गया, 200 करोड़ था, 2 करोड़ और मिल गया, ठीक है। अब बैंक ने क्या किया, 202 करोड़ हो गया, तो 2 करोड़ इसके पास ज्यादा हो गया। जब 2 करोड़ रुपए ज्यादा हो गया, इसने रिवर्स कर दिया, जो अपेक्स बॉडी था, सिडबी से मान लीजिए लोन लेता है, तो सिडबी का जो था उसको 2 करोड़ रुपए इन्होंने क्या किया, रिवर्स कर दिया, भाई लौटा ले लो अपना। अपेक्स बॉडी मान लीजिए ये सिडबी है, ये सिडबी है, तो इसने क्या किया, 2 करोड़ रुपए भाई ले लो, 2 करोड़ मेरे पास ज्यादा आ गया है, 2 करोड़ रुपए आप मेरा रख लो, क्योंकि 200 करोड़ मेरा काम चल जा रहा है, 2 करोड़ मेरा ज्यादा है, तो 2 करोड़ आप अपने पास रखिए। इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, ये ये 2 करोड़ रिवर्स रेपो रेट के, तो इसका भी चार्ज है। अभी क्या है, क्या रिवर्स रेपो रेट में से इन्होंने 3% लिया, तो 2% इसको आराम से मिल जाएगा, 2% में, तो क्या रहेगा, इसका रखा रहेगा, इससे अच्छा 2% को ब्याज भी मिलता रहेगा, तो घाटा नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए इसने रिवर्स कर दिया सीडबी को। अब आपने मान लीजिए 200 करोड़, ये रिवर्स रेपो रेट रहा। अब क्या हुआ, मान लीजिए कि इन्होंने लोन बांट दिया, 4 करोड़ का लोन बांट, मतलब इसमें 200 करोड़ था, 200 करोड़ में मान लीजिए 2 करोड़ इन्होंने लोन बांट दिया, और आने वाले थे 200 करोड़ उद्योगपति को, उन्होंने लोन बांट दिया, 1,98 करोड़ रुपए अब बचा, ठीक है, इतना 1,98 करोड़ रुपए हो गया, तो 2 करोड़ तो कम हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो है, ये अलग से समझिए इसको, जब ये 200 करोड़ से ज्यादा था तब की स्थिति थी, मान लीजिए 200 करोड़ ही है एलएफ, और इसने क्या किया, 2 करोड़ और बांट दिया लोन में, तो घट गया। तो आप क्या करेंगे, ये जो है ना, 2 करोड़, तो अब ये रेपो रेट के हिसाब से फिर से लोन लेगी ये, ठीक है। मान लीजिए कि ये लोन लेने वाला मान लीजिए सिडबी है, नाबार्ड से कोई आ गया, ठीक है। अब ये तो मान लीजिए सिडबी वाला पैसा है, ये उद्योगपति वाला पैसा था, मान लीजिए नाबार्ड से आ गया, कोई कृषि वाला लोन लेने के लिए 2 करोड़ मांगने लगा, मान लीजिए नाबार्ड से आ गया, ठीक है, नाबार्ड से आ गया। तो अब कृषि के लिए जो है 2 करोड़, 2 करोड़ चाहिए, तब अभी इसने क्या किया, नाबार्ड के पास गया, यहाँ पे नाबार्ड से, तो नाबार्ड क्या करेगी, अब रेपो रेट पे देगी, ये रेपो रेट माने 4% हो गया, 4% पे इन्होंने लोन दिया 2 करोड़ रुपए, ठीक है।
क्यों दिया? क्योंकि कम हो गया है। जब कम रहेगा तो इससे आप ले सकती हैं ना, बट जिस सिचुएशन था है, ठीक है? तो अब इन्होंने क्या किया, इसको बोलते हैं रेपो रेट बोलेंगे, इसको रिवर्स रेपो रेट देंगे। जब कमर्शियल आप एक्सपायरी से लेंगे, मतलब रिवर्स करेंगे पैसा, ज़्यादा हो गया है, तो रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे। जब उससे लोगे तो इसको बोलते हैं रेपो रेट बोलेंगे, ठीक है? ये रहा। ये आप मान लीजिए 1 नाइट का ही ले सकते हैं। हो सकता है कोई फिर आ जाए, एनडीटीएल से कोई भी 200 करोड़ उसका आ गया मान लीजिए अगले दिन, तो ये क्या करेगा, 1 दिन के लिए जो इंटरेस्ट रहेगा वो दे के फिर ये 200 करोड़ इसको दे देगा, 2 करोड़ रुपए इसको दे देगी। ठीक है? ये रहा रेपो रेट, ये रहा रिवर्स रेपो रेट। ठीक है? एक बार फिर समझा देता हूँ। रिवर्स रेपो रेट क्या है? जब कमर्शियल बैंक, ये सीबी है, जब कमर्शियल बैंक एक मानक से जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो तय है, मान लो राशि है, उस राशि से अगर ज्यादा होता है तो काम, अगर अपेक्स बॉडी की देती है पैसा, भाई मेरे पास ज्यादा हो गया, ले लो, रख लो, तो इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स लौटा दिया, भाई ले अपना पैसा, मेरे को भी नहीं चाहिए। मान लीजिए 200 करोड़ ही था और लोन कोई आके ग्राहक ले गया 2 करोड़ रुपया, तो इसको एक ठानी हो गया। तो आरबीआई के निर्देशानुसार जो एलएफ आपको मेंटेनेंस रखने का है, 200 करोड़ आपको रहना ही चाहिए। तो 2 करोड़ कम हो गया, तो 2 करोड़ जब कम होगा, इसके लिए फिर मान लीजिए नाबार्ड से ले आए, तो नाबार्ड से लेने के लिए रेपो रेट की दर से फिर लेगी, तो 4% मान लीजिए, तो ये 4% फिर लेगा, भले ये 2% भी दिया हो। जब ज्यादा था तो 2% भी दिया था, जब कम हो गया है इसके पास, तो आप नाबार्ड से लेने गया तो 4% भी दिया, तो हो सकता है भाई ये 4% दिया है, तो हो सकता है 8% भी ये बांट दे। ठीक है? ये भी हो सकता है। इसको बोलते हैं, तब इसका यूज होता है। अब आप समझिए, एलएफ समझेंगे तब आपको रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट समझ में आएगा। ठीक है? और ऐसे अच्छे समझेंगे, मान लीजिए कि एक घर में दादा है, पिता है और आप हैं, नाती, तीन। तो आपने क्या किया कि मान लीजिए कि एक दोस्त था, नहीं ये समझ में आ जाएगा, इससे और ज्यादा विस्तार, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है? तो ये रिवर्स आपको समझ में आ गया होगा। जब कमर्शियल बैंक अपेक्स बॉडी से अगर लेंगे तो रेपो रेट से लेंगे कम समय के लिए, यदि अगर ये लौटाएंगे पैसा उसको देंगे तो उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है? ये अंतर है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में एलएफ का जो कॉन्सेप्ट है, ये है 3 चीज में। ठीक है? अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि ये रिवर्स रेपो तो बैंक रेट हो गया, और रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, एमएसएम मार्जिन स्टैंड फैसिलिटी हो गया, वही रेपो रेट जैसा ये भी है, कंडीशन में इसमें रहता है। ठीक है? और ओमो, ओमो का मतलब हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो है वो बैंक रेट ही प्रोसेस उसका भी है। ठीक है? अच्छा, ये रहा। अब हम लोग देखते हैं कि जो ओमो का ओमो है, और एक और होता है ऑपरेशन ट्विस्ट है। उसमें ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या रहता है, उसमें कि एक मतलब कम अवधि के लिए जो है ऋण लिया जाता है, और ऋण भी जो ऋण लिया साख जो होता है, मतलब साख को सूखा जाता है, अधिक अवधि के लिए दिया जाता है। इसमें ये होता है, अंतर यही होता है। लोग, आप लोग देख लीजिएगा, इसमें ज्यादा उसमें वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि जो सीआरआर है और एसएलआर है, ये क्या चीज है। ठीक है? तो अभी हम लोगों ने जो ऊपर दिया है, ये अलग प्रोसेस है, जो सीआरआर एसएलआर है ये अलग है। तो सीआरआर क्या चीज होता है? सीआरआर ये होता है, जिसे मान लीजिए कि जो हमें 4 अकाउंट बताए, 4 अकाउंट में कौन कौन बताया, जो सेविंग अकाउंट था, करेंट अकाउंट था, और रिकरिंग अकाउंट था, और फिक्स जो अकाउंट था। तो इस चारों के माध्यम से जब जनता पैसा कमर्शियल बैंक में देती है ना, तो जो पूरा, मतलब वो चारों को मिला दो, नेट जो डिमांड टाइम लायबिलिटी उसको बोलते हैं, इसको एनडीटीएल बोलते हैं शॉर्टकट में। तो इसका जो, इसके माध्यम जितने भी पैसे आते हैं उसको एनडीटीएल हम लोग बोलते हैं। ठीक है? तो
जब भी होता है तो हर 2 हफ्ते के हर 2 हफ जो जिसे एनडीटीएल के माध्यम से जितना भी पैसा है 2 हफ्ते बाद 2 हफ्ता तक जो अभी आता है, कितना आता है जितना भी आता है जमा होता है, उसका जो है रेपो रेट के जो सीआरआर है, जो कैश आपको देना पड़ेगा आरबीआई में रखने के लिए। एक एसएलआर होता है, उसको जो है आप बैंक में ही रखना पड़ेगा, ठीक है? सीआरआर क्या चीज़ होता है, एसएलआर क्या चीज़, तो हम लोग ये देखेंगे, ठीक है? टाइम पहले देख लेते कितना हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग बताएँगे, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो हमने बताया था कि सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, उसके बारे में हम लोग बताए ना। सीआरआर क्या चीज़ होता है, हम लोग इधर देखेंगे। सीआरआर, ठीक है? एक है एसएलआर, एसएलआर इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, स्टैंडर्ड लिक्विडिटी एसएलआर रेट। इसको कैश इधर ही लिख देता हूँ, कैश रिजर्व। पानी है क्या, 1 मिनट। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा है सीआरआर, सीआरआर का मतलब कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है? कैश रिजर्व रेशियो हो गया है, ये स्टैंडिंग लिक्विडिटी रेशियो हो जाएगा, ठीक है? तो अब उसमें क्या हो गया इसमें कि जब कमर्शियल बैंक 14 दिन हो जाएगा, 14 दिन में जो एनडीटीएल से जितना भी पैसे आया, तो सीआरआर में यह इसमें 4% का दर है, ये करंट टाइम में 4% की दर है, ये 18% की दर पे है, ठीक? ये तो जो कैश रिजर्व रेशियो है ये आरबीआई अपने पास रखती है। आरबीआई आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई अपने पास रखेगी 4%। ये मान लीजिए कि बैंक है, कमर्शियल बैंक है, तो कमर्शियल बैंक में मान लीजिए 10 करोड़ रुपए जमा हो गया, ठीक है? तो अब क्या करेगी, इसको 200 करोड़ मान लीजिए, 200 करोड़ मान लीजिए जमा हो गया, डिटेल 2 हफ्ते में 200 करोड़ जमा हो गया, ठीक है? 14 दिन के अंदर, 14 दिन या 2 हफ्ता, या 2 हफ्ता, 2 वीक, ठीक, 2 वीक। तो 200 करोड़ मान लीजिए जमा हुआ, ठीक है? तो 14 दिन के अंदर, अब इसका जो है, अब 4%, 4% मतलब 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए आपको आरबीआई के पास जमा करना होगा, ठीक है? ये देना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, ये क्यों जमा करती है, ये कैश के रूप में, ठीक है? कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो इसको आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा आपको, 4% दे के 200 करोड़ का 8 करोड़ रुपए होगा। ये क्यों जमा करते हैं, जमा इसलिए करते हैं, जो कमर्शियल बैंक मान लीजिए डूब ही गई, तो ये जो पैसा है तो बचा ही रहेगा ना, तो न्यूनतम कुछ ना कुछ तो जो जिनका जमा रहेगा उसको थोड़ा थोड़ा तो दिया जा सकता है, इसलिए ये जमा होता है। दूसरी बात ये पैसा क्या करेंगे, इस पैसे को जो सीआरआर है, ये पैसा इकट्ठा हो जाएगा, तो कमर्शियल बैंक को जो है रेपो रेट है जो हमने बताया है, बैंक रेट हो गया, एमएसएफ हो गया, ओमो हो गया, इसके माध्यम से देती है, और कमर्शियल लैंड को लोन के ये भी इसके लिए भी हो जाएगा। सरकार की जरूरत पड़ गई उसको भी लोन देगी, सर बैंक आरबीआई ये भी कहती है, मान ली देना ही पड़ गया, तो ये 2-3 काम के लिए इसलिए दिया जाता है ये, ठीक है? इसके लिए दिया जाता है। अच्छा, अब ये 18% क्या है, तो जो 200 करोड़ रुपए जमा है, अब 200 करोड़ में तो आपको 4% सीआर देना ही पड़ेगा, 18%, फिर इसका 18%, 18% आपको जो है एसएलआर भी देना पड़ेगा। एसएलआर क्या है, स्टैंडिंग लिक्विडिटी जो रेशियो है, ये बैंक अपने पास रखना पड़ेगा, इसको कैश के रूप में रखो। अक्सर इसको कैश का नहीं रखता, इसके लिए जो है, जो हमने बताया था कि जो ट्रेजरी बिल होता है जिससे होता है ना,
और एसडीएल है जो स्टेट डेवलपमेंट लोन के लिए होता है, एनएससी पेपर हो गया। तो ये सब जो है ना, ये खरीदते हैं सब, ये लोग खरीदते हैं। तो ये एनएससी जिससे के लिए ये रखा है, ये एक प्रकार समझिए जिससे वाला ये। इससे क्यों खरीदते हैं? इससे अगर ये लोग कैश रखेंगे तो मान लीजिए मुद्रास्फीति हुआ तो वो आपको 100 रुपया है, मान लीजिए 6% 5% मान लीजिए मुद्रास्फीति है, तो अब जो 100 रुपये का चीज है जुलाई माह में, ये मान लीजिए 2 जुलाई 2020 है, 2000 जुलाई 2020 में मान लीजिए 100 रुपये का अगर 5 किलो आलू आ रहा है, तो वही अगर देखेंगे 2021 में जुलाई में वही आलू 105 रुपए में आएगा। तो अब जो मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो 100 से बढ़ करके 105 रुपए हो गया। तो अगर आप कैश रखेंगे, ये लोग कैश रखेंगे, इन लोगों को घट जाएगा। इसलिए अगर जिससे खरीद लेंगे, जो गवर्नमेंट या तो गोल्ड खरीद लेगा, सोना भी खरीद सकते हैं, चांदी भी खरीद सकते हैं, जो भी खरीदना खरीद ले। तो भाव ऊपर नीचे हो गया तो घाटा लग जाएगा। और जिससे कि क्या रहेगा भाई, जो पेपर जो पैसा है तो वो तो मान लीजिए जिससे है 100 रुपए का है, तो आप क्या करिए उसमें जो है जो ब्याज रेट मतलब उसमें 5 पैसे में मान लीजिए 6 या 8% इंटरेस्ट भी दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है। 100 रुपए पर 8 रुपए है, तो 8 रुपए अगर लेंगे तो अगर जो सिक्योरिटी पेपर है तो कन्फर्म है 100 रुपए मेरा मिलेगा, 8 रुपए और मिलेगा ब्याज के रूप में। तो ये जिससे के लिए 18% जो हो रहता है ये लोग जिससे खरीद लेता है कमर्शियल बैंक। अच्छा, ये खरीदता वाला कौन है? आरबीआई ही। आरबीआई एक एजेंट भी है सरकार का। तो वही जो है आरबीआई जानते भी है, कोई बैंक क्यों नहीं खरीदा, क्या रखा है, वही उसको भी पता चल जाएगा। तो ये दोनों काम हो जाता है। इसलिए जी इसको जिससे वाला पैसा भी कहा जा सकता है। ठीक है? तो 18% क्या करेंगे? मान लीजिए इसका जब 18% करेंगे, तो 18% कर ये देखिए 4% तो ये ले लिया, 8 करोड़ रुपए ये ले लेगा 200 करोड़ का। ठीक है? तो 8 करोड़ ये निकल जाएगा, 18 तो 36, 36 और ये 8, ये 8, अब 8 से 14। अगर आप देखेंगे 44 लाख रुपए तो इससे इसका चला गया, 44 करोड़ रुपया। इसका 200 करोड़ में 44 करोड़ ऐसे निकल जाएगा। ठीक है? ये 4% ये ले लेगा, 18% इसका ये ले लेगा, 44 करोड़ रुपए आपका इसका जो है ये समझ लीजिए। इसका फिर लोन नहीं, इसमें तो मान लीजिए लोन हो मतलब लोन एक प्रकार ब्याज रेट मिलेगा, फायदा रहेगा, इसको भी फायदा इसको नहीं रहता। एक पैसे भी आप ये आरबीआई लोन उस पर इंटरेस्ट नहीं देगी, वैसे कैसे रखवा देगी। ठीक है? ये कमर्शियल बैंक का जो है इसमें लॉस जाता है। अच्छा, ये दोनों है कि इसका मतलब मुख्य काम क्या है ये? और जो बैंक रेट है, आप जो रेपो रेट है, जो एनएसएफ था, या और आपका जो वो था, उससे अलग कैसे है? अलग इसमें क्या है कि उसमें तो सिर्फ इंटरेस्ट जो रेट है उसमें घटा बढ़ा सकते हैं, मगर इसमें तो पूरी पूंजी लेगा, बैंक का पूरी पूंजी भी ले सकती है। जो एनडीटीएल से जो पैसा आया है उसका, जब ये इसका यूज कब होता है मान लीजिए, तो इसका यूज आप अगर देखेंगे ना, आवाज आ रहा है पूरा, तो इसे मान लीजिए बैंक क्रोधित हो गया, आरबीआई क्रोधित हो गई मान लीजिए कि या बहुत बड़ा संकट ही आ गया है ना, या तो तब ये यूज करता है, एसएलआर और सीआरआर का यूज करता है। मान लीजिए कि जिसको जरूरत है कि बैंक जो मार्केट में ज्यादा पैसा मात्रा में है, वो देना लोन जरूरी नहीं है, और लोन जो भी है वो जो इस पर दे भी रहे हैं मान लीजिए, तो क्या करेगी वो बैंक, आरबीआई क्या करेगी, तुरंत जो कैश रिजर्व चाहिए उसको बढ़ा के 10 कर देगी। अब 10 करोड़ निकल गया, भाई एसएलआर क्या करेगी, एसएलआर को बढ़ा करके क्या कर दे देगी, मान लीजिए 20 करोड़ कर दिया, 20% कर दिया, ये 10% कर दिया। तो अब अगर ये 10% करेंगी तो अभी 8 लाख 8 करोड़ गया था, 10% करने पे इसका जो है 20 तुरंत चला जाएगा, ये 36 करोड़ रुपए तुरंत चला जाएगा। मतलब अगर 20 का मतलब 30 कर दिए, 30 गुना 60 करोड़ चला जाएगा, तो ये पूरी पूंजी चली जाएगी। इससे क्या है एकदम बैंक दबाव में आ जाएंगे। इसका यूज तब होता है, एक प्रकार से पूंजी ले लेगी, इस पे आपको लोन लोन का कोई सुविधा ही नहीं मिलेगा तब। ठीक है? तो ये एक प्रकार से ये पूंजी पूंजी वाला कंट्रोलिंग है, वो रेट वाला कंट्रोलिंग है। ठीक है? यही अंतर है दोनों में। तो ये ध्यान रहा। तो ये रहा आपका सीआर है, एसएलआर है। एसएलआर ये बैंकों को जिससे खरीदने के लिए जिससे खरीदते हैं इस पैसे से। ठीक है? ये कैश रूप में रखा जाता है। तो ये रहा है अपना आपका ये। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट दूसरा चैप्टर देखेंगे। ठीक है? आरबीआई का। थैंक यू।